आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कि इंडिया ने जो ऑयल रिजर्व है उसको एम्प्टी रखने का क्यों डिसीजन लिया है। ये समझने से पहले मैं आपको क्रूड ऑयल दिखाना चाहूँगा कि इंडिया जो है कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। आप देख सकते हो 2022-23 कुछ 87.3% के आसपास जो है इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, और इवन ये 85 प्लस जो है हर साल इंपोर्ट करता है, और कुछ 14 +-2 के आसपास डोमेस्टिकली जनरेट करता है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। इवन इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने के बाद भी इंडिया जो है अपना रिजर्व एम्प्टी रखना चाहता है। तो इसके पीछे जो पूरी की पूरी स्टोरी है हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। आज ये न्यूज़ देख सकते हो, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 50 बिलियन रुपी का जो प्लान था और उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। और ये क्या करता था कि टॉपअप करता था नेशनल स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को। और ये बंद क्यों किया गया है हम वो समझेंगे। इससे पहले मैं आपको 5 लोकेशन दिखाना चाहूँगा। आप ये 5 लोकेशन देख सकते हो, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदूर और फिर चंदी होल। आप जो ये 3 लोकेशन देख सकते हो, जो येलो कलर का है ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट है, और जो ब्लू लोकेशन है ये ऑनगोइंग है। जैसे कि आप देख सकते हो विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मैट्रिक टन का क्रूड ऑयल की कैपेसिटी है, और मैंगलोर में 1.5 और 2.5, और टोटल जब हम इसको काउंट करते हैं तो 5.33 MMT आता है। और जो अपकमिंग रिजर्व है ये जो है 6.5 के अभी और आने वाला है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिजर्व होते कैसे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक अंडरग्राउंड रिजर्व है जो किससे बना है, रॉक एनक्लेव से बना है। और आप इसका साइज देख सकते हो, जैसे कार का साइज है, इसके साइज के हिसाब से देख सकते हो कितना बड़ा साइज है। और इधर जो है पूरा का पूरा ऑयल रखा जाता है। और इसकी जो डायमेंशन होती है मैं आपको ये रफली बता देता हूँ। 20 मीटर वाइड और 30 मीटर हाइट का लेंथ होता है, और ये वेरी भी करता है 100 to 1000 मीटर के अंदर। ये अंडरग्राउंड रॉक एनक्लेव है जो ये 3 लोकेशन में कंस्ट्रक्ट है, और अपकमिंग और ये 2 लोकेशन में और आने वाले हैं। ये जो अंडरग्राउंड रिजर्व है इसको मैनेज करता है इंडियन स्टैटिस्टिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, और इन्होंने अभी बनाना चालू नहीं किया, इसको 2004 से ही कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया गया था। और इसको मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ये रिजर्व है 5.33 MMT जो मैंने आपको बताया, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 39 मिलियन बैरक ऑफ क्रूड ऑयल की है। और ये सिर्फ कितने 8 दिन तक ही सीमित है। इसके ऊपर कंट्री को नीड हो इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसे, अगर कोई नेचुरल वॉर हो गया या तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ गया, तो उस केस में इसको यूज़ किया जाए। तो ये सिर्फ हम 8 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है तो इनका कहना है कि मिनिमम 90 दिन का जो है रिजर्व होना चाहिए अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उसको संभालने के लिए। लेकिन हमारे पास कितना है, 8 दिन का, और हम इस 8 दिन को भी यूज़ नहीं कर रहे। पहले तो हम कंपेयर करते हैं जो बड़े रिजर्व्स हैं कंट्रीज के उनके साथ। यूएसए के पास आप देख सकते हो 714 मिलियन बैरल, चाइना के पास 475 मिलियन बैरल, जापान के पास 325 मिलियन बैरल कैपेसिटी का रिजर्व है। और इंडिया के पास इसके बदले में कितना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 39 या तो 38 मिलियन बैरल एग्जैक्ट है। तो ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की आप इस फोटो से देख सकते हो, इधर मैंने डाला और इधर से हमें कैलकुलेशन पता लगती। तो आप देख सकते हो कितना कम है, इंडिया का सिर्फ 38 मिलियन बैरल स्टोरेज है, और बाकी यूएसए के पास कितने हैं, 714 मिलियन बैरल। और ये जो बैरल है कितने दिन तक चल सकता है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये जो है टोटल 90 दिन तक चल सकता है। यूएसए एक ओनली कंट्री है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो बोलती है उस हिसाब से रिजर्व रखा हुआ है फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इनकी रिजर्व भी देख सकते हो कितने बड़े बड़े रिजर्व है। जब कोविड का टाइम था 2020 में, उस समय जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, और सारे के सारे कंट्रीज ने उसको रिजर्व रख लिया था, और जिसकी वजह से हर एक कंट्री को प्रॉफिट हुआ, और उसमें से इंडिया को भी प्रॉफिट हुआ। इंडिया ने जो है उस समय क्रूड ऑयल खरीदा था सिर्फ $90 पर बैरल, और इंडिया को जो प्रॉफिट हुआ 700 मिलियन का हुआ इन दी प्रोसेस। ये जो है डेटा दिया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। मैं अभी का आपको सेशन बता दूं, जो विशाखापट्टनम वाला जो रिजर्व है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है, और दूसरा जो मैंगलोर का 1.5 MMT है इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, और उसमें से जो एक है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है, और जो दूसरा वाला है वो भी 5.5 मिलियन बैरल रिजर्व है, उसको लीज में दे दिया गया है टू अबू धाबी नेशनल ऑयल रिजर्व। तो अभी जो भी ये 5.5 मिलियन बैरल का जो रिजर्व है ये सिर्फ अबू धाबी के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी प्लान कर रही है जो ये दूसरा वाला एक एम्प्टी पड़ा हुआ है उसको भी जो है लीज में दिया जाए टू लोकल रिफाइनरी या तो जो ग्लोबल रिफाइनरी है उनको। और जब इसको टोटल करते हैं कंबाइंड, तो टोटल 13 मिलियन बैरल ऑफ स्टोरेज हमारे पास स्पेस खाली पड़ा है जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसको जो है ट्राई किया जा रहा है कि इसको जो है जितना जल्दी जो है लीज में दे सके उतना अच्छा रहेगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑलरेडी जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल है वो इंडिया जनरेट नहीं कर पा रही इतना,
जो कि 12% के आसपास था, और जो इम्पोर्ट है वो 85% के आसपास है। तो अगर हम रिजर्व नहीं रखेंगे तो हम सस्ते में क्रूड ऑयल नहीं रख पाएंगे रिजर्व में, और वो जो है बाद में जाके हमें महंगा पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ये ऐसे डिसीजन क्यों ले रही है, ये सब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो पहले मैं ये चीज़ को आपको ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे देख सकते हो, टाइम था 2023 का, उसमें $76 पर बैरल रेट चल रहा था, और आप ये सितंबर और अक्टूबर में रेट देख सकते हो $95 पर बैरल चल रहा था, और जो अब का प्राइस देख सकते हो ये $78 पर बैरल चल रहा है। और ये जो डिक्रीमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट का ये कहना है जो क्रूड ऑयल मार्केट है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और ऑलरेडी जो 20% ड्रॉप कर चुका है $95 पर बैरल, और अभी जो है करंट में जो है $78 पर बैरल चल रहा है। और अभी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये प्राइस और गिरेगा तो रिजर्व रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरा जो रीज़न है वो है फिस्कल डेफिसिट। जो अभी जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो 6.4% के आसपास चल रहा है, और गवर्नमेंट को जो मैंडेट करना पड़ता है 4% के आसपास रखना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा ऑयल परचेज करेगी तो ये फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितना इंपोर्ट किया जाता है माइनस एक्सपोर्ट। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि ये फिस्कल डेफिसिट और बढ़े, और गवर्नमेंट का प्लान है ये 5.9% तक लेके आने का। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है रिजर्व को एम्प्टी रखने की सोच रही है। इंडिया का प्लान क्या है? तो इंडिया जो प्लान कर रही है कि जो भी रिजर्व है बाकी अभी उसको लीज आउट किया जाए, और जो सेकेंड यूनिट था मैंगलोरो का वो भी जो है अबू धाबी को ही बेचा जाए, और जो रिमेनिंग है उसको वैसे का वैसे ही रखा जाए। आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि ONGC जो है फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन कर रही है फ्रॉम डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी रिवर बेसन। मैं आपको इमेज के जरिए समझाता हूँ। आप इसे लोकेशन देख सकते हो। इस लोकेशन में पहले तो रिलायंस यहाँ से नेचुरल गैस निकाल रही थी, लेकिन अब जो है ONGC यहाँ से क्रूड ऑयल निकाल रही है, और वो जो है क्रूड ऑयल डेफिनेटली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हेल्प करेगी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि चेंज हो जाएगा 12% की जगह कुछ 20% या तो 30% तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली कुछ तो इंप्रूवमेंट होगी, और जो इम्पोर्ट है वो कम होगा इंडिया का। मैंने अब तक जो भी रिजर्व बताया आपको पाँचों के पाँचों वो साउथ में है, और इंडिया का प्लान है कि फ्यूचर में हम एक राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ एक रिजर्व बनाया जाए, और वो रिजर्व जो होगा वो सॉल्ट कैवर्न्स होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि सॉल्ट कैवर्न्स और रॉक कैवर्न्स में क्या डिफरेंस है। पहली बात, जो रॉक कैवर्न्स में होता है उसमें पूरा गड्ढा खोदना पड़ता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो जो है अंडरग्राउंड रिजर्व बन पाता है। लेकिन जो सॉल्ट कैवर्न होता है वो उसमें क्या किया जाता है कि वाटर डाला जाता है, डालने की वजह से जो सॉल्ट है वो यहाँ से बाहर आ जाता है, और उसकी वजह से पूरा अंडरग्राउंड एक फॉर्म हो जाता है, और हम उसको एज ए रिजर्व यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये सिंपल है, फास्टर है, और लेस कॉस्ट एफिशिएंट है देन रॉक कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे नहीं लगता है इस पर अब कुछ काम होगा, बिकॉज जो ऑलरेडी एम्प्टी पड़े हैं वो अब तक फिल नहीं हुए, और उसको भी लीज करने की बात चल रही है। तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ रहेगा। तो जब डेवलपमेंट होगी इसके बारे में तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और आपको अगर ऐसी कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।